हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट मैथमेटिक्स में एक प्रैक्टिस क्लास अलग से देखेंगे, जो कि मैराथन क्लास के नाम से आपकी प्रैक्टिस क्लासेस कराई जा रही हैं। उसमें आज अगला पार्ट सीखेंगे। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या बोला गया है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात क्या होगा। यानी किसी सर्कल की रेडियस को अगर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी उस सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सर्कल हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी भी सर्कल में आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि उसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, और उसके डायमीटर का रेशियो ऑलवेज पाई होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि को अगर हम वृत्त के व्यास से भाग करते हैं तो हमेशा पाई मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा उसकी त्रिज्या कर दी जाए। तो इसका मतलब इसका आंसर पाई ही होगा, और पाई बटे नीचे में 1 आप ले सकते हैं, तो पाई/1 ये कभी नहीं बदलने वाला। वो कुछ भी कंफ्यूज करे कि 1 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया सेंटीमीटर, इससे कोई फर्क नहीं। अब आप इसको अच्छे से समझिए ऐसा क्यों होता है। पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आप सभी लोग इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस है उसका सूत्र होता है 2πr, ठीक है। और अगर आप देखें तो परिधि अगर हम इसको c ही लिख दें और यहाँ से 2 और r को इधर ले आए तो बटे में आएगा, क्योंकि 2 और r सब गुणे में है, और इधर फिर बचेगा पाई। अब आप देखिए जरा, इस 2r को क्या कहते हैं। जब 2 गुणे त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या, तो यही तो व्यास होता है, इसी को व्यास कहते हैं, ठीक, यही आपका व्यास कहलाता है। तो इसका मतलब ये चीज व्यास हो गई, ऊपर परिधि हो गई। परिधि और व्यास हमेशा पाई ही आता है। अब आप कितना भी छोटा वृत्त खींचे, कितना भी बड़ा खींचे। अब जैसे इन्होंने जो किया था, अगर बच्चे इसमें ट्राई करेंगे तो क्या कर सकते हैं। इसमें अगर वो कंफ्यूज होंगे तो वो ये कह सकते हैं कि भाई 2πr होता है त्रिज्या, परिधि, परिधि की जगह 2πr रख देंगे और इसकी जगह 2r। अब पहले ये था, अब वो ध्यान देंगे कि उसमें 1 त्रिज्या बढ़ाया गया, तो चलिए हम त्रिज्या को 1 बढ़ा लेते हैं, r में 1 बढ़ा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। यहाँ भी फिर r में हम 1 बढ़ा देते हैं, देखिए, तो फाइनली ये कट ही जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तब भी तो पाई ही आएगा, यानी पाई/1 आएगा वही। आप कुछ भी बढ़ाएं, कुछ भी घटाएं, आने वाला वही है। तो आपको डायरेक्ट करना था, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल में चाहे कितना भी बड़ा वृत्त क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी बड़ा वृत्त क्यों ना हो, उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात जब भी डिवाइड किया जाएगा तो ऑलवेज पाई मिलेगा, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले से मालूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए, अगर कोई खंभा है जो कि पानी में, कीचड़ में उसका कुछ कुछ भाग फंसा हुआ है, तो बाकी भाग ऊपर जो बचा उसका आपको लंबाई भी दे दी गई कि 10 मीटर ऊपर बचा है, तो खंभे की लंबाई क्या थी, पूरे खंभे की लंबाई माननी। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितना भाग कीचड़ और पानी में, पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते। तो 1/3 भाग कहाँ है, कीचड़ में, प्लस इसमें पानी में कितना भाग है, 2/5, इसका टोटल कर लेते हैं। तो कुल अगर करेंगे तो एलसीएम लेना आपको मालूम, 5 एकम 5 और प्लस 3 दूनी 6 और बटे में नीचे, भाई इसका इससे करते हैं, इसका इससे, इनका डायरेक्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं 11/15 भाग है जो कीचड़ और पानी में फंसा हुआ है। तो बचा हुआ भाग कितना, जो पानी के ऊपर होगा, बाहर होगा, तो शेष भाग जो पानी के बाहर है। शेष भाग निकालने के लिए हमेशा कोई भी जो भिन्नात्मक संख्या होती है उसका टोटल योग 1 होता है। तो हम ये मानेंगे कि इसमें 1 में से घटा देंगे। तो 1 में से अगर घटाएंगे इसको, जो भाग आपका अंदर था, माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपको डायरेक्ट भी मालूम है कि ऐसे 15 एकम 15 माइनस 11 करेंगे तो 4/15, या सीधे मालूम है कि 11/15 भाग क्या दर्शाता है कि 4/15 भाग और बचा है, तभी तो ये 11 4 15/15 होगा। अब डायरेक्ट करना जानते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए कि भाई 11/15 है पानी और कीचड़ में, तो बाकी का 4/15 और बचा होगा। नहीं तो आप 1 से घटा लीजिए, 4/15 भाग ही आएगा। यही इतना भाग है जो पानी के ऊपर है, तो इसका मतलब ये 4/15 भाग पानी के ऊपर है, जिसका मान भी दिया है 10 मीटर। तो इसका मतलब अगर हम इस 15 को उधर ले जाए तो कितना होगा, ये बटे में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 × 15 हो जाएगा, यानी कि 150 कह सकते हैं। और फिर 4 भाग 150 है, तो 1 भाग कितना होगा, 1 भाग ही खंबे की लंबाई को दर्शाएगा। तो आप 150 बटे 4 कर देंगे, 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12,
4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 37.5 मीटर खंभे की लंबाई है। खत्म, ये क्वेश्चन हो गया आपका। बहुत लोग इसको x मान के भी करना चाहेंगे तो आप x मान के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x मान के भी करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस वो लेंदी प्रोसेस होती चली जाएगी। यहाँ पर भी आपको समय बचाना चाहिए। अगर जो बच्चे इसको ढंग से करेंगे तो उनको केवल इतना समझना था 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, टोटल जोड़ लो तो ये आया 11/15। 11/15 अगर कीचड़ और पानी में तो बचा 4/15। ठीक है, इस बात को आप जरा ध्यान दीजिए। ये जो भिन्नात्मक मान आया था 11/15, इसको आप टोटल 1 कैसे बनेगा अगर इसमें 4 और बढ़ जाए, देखिए तभी तो 11 4 15 होगा। लेकिन क्योंकि केवल 4 नहीं, 4/15 आप नीचे बटे में है ना, क्योंकि हर तो कभी जुड़ता नहीं, तो अब आप जानते हैं 11 और 4 ऊपर जुड़ जाएगा, लेकिन 15 तो ऐसे रहेगा, तो आएगा 15/15 और कट के तब 1 होगा। इसका मतलब कभी भी आपसे जैसे कहा जाए 3/4 तो बाकी कितना बचा 1/4, क्योंकि देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 3 1 4 4/4, तब ये 4/4 होके 1 आ जाएगा। हमेशा इन चीजों को ध्यान रखिए। अगर कभी कहता है 2/3 तो बाकी शेष भाग कितना है, तो आप इसको 1 में से घटाएंगे तब भी मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप सोचे कि बस 1/3 भाग होगा, क्योंकि 2 भाग तो आ ही गया, 3 टोटल को दर्शाता है, उसमें से 2 भाग ऊपर लिखा गया है, तो 1/3 भाग और कर दे बस। तो ये चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सके। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जब आपको पता चला कि 11/15 भाग अंदर है तो रिमेनिंग 4/15 भाग और बचा, यही दर्शाएगा 10 मीटर को। बस 4 कमान 10 गुणे 15 हो जाएगा, तो 1 कमान 150/4, खत्म, 37.5। केवल इतना करना था आपको, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप अपना समय बचा सकेंगे। नेक्स्ट 100 संतरे रुपए 400 में। देखिए यहाँ पर 100 संतरे हैं जो कि हैं 400 में खरीदे गए हैं। यहाँ पर खरीदे गए हैं तो इसका मतलब ये सीपी वाला पार्ट है, यानी क्रय मूल्य। सीपी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो 100 संतरे 400 में, तो एक संतरे की कीमत 400/100 यानी कि वो आ जाएगी 4 रुपए। एक संतरा 4 रुपए का है, ये आपको पता चल गया, सीपी मिल गया। एसपी वाला हिस्सा पढ़ते हैं। इसमें इसने कहा 60 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन संतरे 60 रुपए में बेचे जा रहे हैं। सेल प्राइस का सेगमेंट है कि 12 संतरे बेचे जा रहे हैं 60 रुपए में, तो एक संतरा कितने में बेचा जाएगा, 60 के नीचे 12 डिवाइड हो जाएगा, ये 5 रुपए में आ गया। इसका मतलब सेल प्राइस एक संतरे का 5, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने में एक संतरा 4 रुपए का मिला, बेचने में 5 रुपए का, तो लाभ ही हुआ। 4 का खरीदा, 5 का बेचा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का परसेंट बताना है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बस, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना, 4 से 5 में 1 का, ऊपर 1 लिख दीजिए। सीपी कितना था पहले, एक संतरे का सीपी ही लेना है, वो 4 था, और इंटू 100, तो 100 को 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। इसका मतलब बस 25% का लाभ हुआ, आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए आपका 25% का लाभ हो गया। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को फटाफट करना है, समझना है, जहां पर जैसा आपको जल्दी शीघ्रता हो सके। देखिए मैं तो ये सब आपको लिख रहा हूं एक एक लाइन, कोई जरूरत नहीं, पढ़ते ही आप समझ जाएंगे 100 संतरा 400 में। अब देखिए इसमें जो अप्रोच है वो आप इसको तो समझ ही गए, कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्या आपको ये सब करने की जरूरत है, नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते में पता चला 100 संतरा 400 का, तो एक संतरा 4 रुपए का, खत्म। 12 संतरे 60 रुपए का दर्जन है ना, दर्जन भर संतरे यानी 12 संतरे 60 के, तो एक संतरा 5 का, 12 पंचे 60। अब आप देख रहे हैं 4 से 5, 1 रुपए का प्रॉफिट बटे सीपी 4 गुणे 100, बस इतना किया। वहीं पेंसिल से रफ में वर्क करके खट से आंसर कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत, लगाने की जरूरत नहीं। बस कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तो आप ये सब काम थोड़ी ना करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक एक लाइन लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कैलकुलेशन को सरल करने का सिस्टम मालूम होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से अच्छे कैलकुलेशन भी सीख जाएंगे, कैलकुलेशन को शॉर्ट करना सीख जाएंगे, और वही आपकी सबसे बेहतर ट्रिक कहलाएगी, ठीक है। और बाकी बनावटी ट्रिक कभी भी सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं होती। जहाँ पर आवश्यक होगा वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊंगा और बताता भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात दिया हुआ, तो ABC का अनुपात बताना। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको 1/a और अनुपात 1/b अनुपात 1/c दिया हुआ है 4:6:10। सिंपल सी बात है, अगर आप ABC का अनुपात चाहते हैं तो क्योंकि रेसिप्रोकल है ना ये चीज़ें, रेसिप्रोकल 1/, में, तो अब ये चीज़ें 1/, में हो जाएंगी। अगर आपको इससे ये चाहिए ABC तो इसको सबको 1/, करना पड़ जाएगा, बस 1/4, 1/6 और 1/10। ये ABC का अनुपात हुआ, लेकिन इस रूप में तो आंसर दिया नहीं गया है, आंसर आपको सीधे सरल अनुपात में दिया गया, यहाँ सब बटे में है। तो अब बस इसको मैंने आपको बदलना बताया कि ऐसे अनुपात हो। भाई A और B और C का तो अनुपात हमारे सामने आ गया, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे, तो ऐसे अनुपातों को सरल अनुपात में बदलना मैंने आपको सिखाया कि नीचे दी गई संख्याओं का लासा लेके इन्हीं सभी संख्याओं को उस लासा से एलसीएम से गुणा कर दीजिए। तो 4, 6 और 10 का लासा, आप सभी को मैंने लासा निकालने की भी डायरेक्ट विधि बताई कि सबसे बड़ी संख्या सोचिए। एक तो तरीका ये है 4, 6 और 10 का आप ऐसे करेंगे, इस तरीके से एलसीएम लेके निकालेंगे, और एक तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या सोचें और देखें क्या बाकी संख्या इसको काट रही है, तो नहीं काट पा रही है तो इसका डबल अपने माइंड में ही सोच लें। 10 दूना 20, 20 को देखिए ये तो काटेगा मगर ये नहीं काटेगा, ट्रिपल सोच ले। 30 ये नहीं काटेगा ये काट देगा, तो 40 सोच ले। 40 में देखिए क्या हो रहा है, 4 काटेगा 6 नहीं काटेगा। 50 में भी नहीं होगा। 60 में आप पहुंचेंगे तो 60 में हो जाएगा। देखिए 60 में पहुंचते ही 4 से 15 चौके 60, 6 धाम 60, 60 एलसीएम मिल गया। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, केवल बस आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है इनका एलसीएम 60 आएगा। तो अगर हमें ये पता लग गया कि अब इन चारों नंबर्स का एलसीएम जो आएगा 60, क्योंकि एलसीएम ऑफ किसका 4, 6 और 10 कितना आ गया 60, बस इसी 60 से इनको सबको मल्टीप्लाई, इसको भी 1/6 को भी और 1/10 को भी, तीनों अनुपात को देखिए हमने क्या किया, बस 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस 4 से ये कटेगा 15 बार में तो ये 15 आ गया, 6 से ये कटेगा 10 तो ये 10 आ गया, 10 से ये कटेगा 6 बार में तो 6 आ गया। 15:10:6 चेक कर लीजिए, आंसर आपका डी पार्ट में दिया गया है, राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें सोचनी थी और आराम से आप इनको कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि निम्न का मान बताना है, जो कि बॉडमस रूल पर आधारित है। 4 - 6 - 12 - 10 - 8 - 6, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का, जो कि बॉडमस रूल। और बॉडमस रूल आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बॉडमस का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट में भी पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट होते हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली और स्क्वायर। इनको सॉल्व करने का क्रम भी यही रहता है। ओ का मतलब ऑफ यानी हिंदी में जहाँ का, इसको सॉल्व करते हैं। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ना, है ना। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को सरल करें, फिर ऑफ लिखा हो तो ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल आप सभी जानते हैं। तो चलिए करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले ये वाला ब्रैकेट जिसको हम लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक कहते हैं, तो पहले जहाँ पर वो ब्रैकेट लगा वहाँ तक पहुँच जाइए, वहाँ तक बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे। देखिए यहाँ आ गए तो ब्रैकेट केवल 8 और 6 पर है। देखिए इस चीज़ को अलग से भी मैं आपको बता देता हूँ। कई स्टूडेंट इसको -8 और -6 मान के -14 कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये जो माइनस है बाहर, इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, मतलब इस माइनस को बाहर ही रखना। 8 में से 6 गया 2, तो आपको केवल इस लाइन ब्रैकेट को सरल करने के लिए केवल इन दोनों को सॉल्व करना। अगर कभी ऐसे लिखा हो 3 - 2 और ये लगा है, ये भी बाहर लिखा, तो इसको ऐसा नहीं कि -3 - 2 आप -5 कर दें। इसको सॉल्व करने के लिए केवल इतना हिस्सा सॉल्व होगा, यानी कि माइनस ऐसे रहेगा, ये 1। तो इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखें, कभी एक मिस्टेक ना होने दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस ऐसे रहेगा, 8 में से 6 गया 2 बचा केवल। ठीक, अब इसमें आप आराम से समय बचा सकते हैं। मैं तो एक एक स्टेप लिख के आपको समझा रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं। 10 में से भाई अब इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, इसमें क्या आपको सोचना। देखिए 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट 8। फिर 12 में से वो 8 गया, 4 बचा, 4 ये 6 में से गया 2 बचा, 2 4 में से गया, फाइनल 2 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये 2 आंसर, एक एक चीज समझाने में समय लगता है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना था भाई। देखिए यहाँ से आपको मालूम है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, आएगा कितना 2 आएगा, 10 में से हटेगा तो कितना आएगा 8, 12 में से हटेगा तो माइनस होके कितना आएगा 4 6 में से हटेगा तो कितना आएगा 2 4 में से हटेगा तो फाइनली 2 आंसर खत्म।
क्या इसको लिखने की भी ज़रूरत है? नहीं, लेकिन अब हमें हर बच्चे को सिखाने समझाने के लिए ये करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से हो गया 8। अब आप इसको आराम से देखिए, 12 में से 8 गया, 4 बचा। अब ये 6 में से 4 गया, 2 बचा, और फाइनली आंसर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप फटाफट कर सकते हैं डायरेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़े और आप उसको ना कर पाए, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरलता से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है और X O OY पर लंब है। देखिए इसमें एक चित्र बनाया गया है वृत्त का, और इसमें आपको जो बात की गई है ये इस तरीके से त्रिभुज बना है, और कहा गया है कि OXY में यहाँ पर लंब 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये इन दोनों में एक परपेंडिकुलर और एक व्यास, और ये बराबर भी होंगे क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अगर मैं कहूँ ये x है तो ये भी अपने आप x ही हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। जितना OX होगा उतना ही OY भी होगा, है ना। क्योंकि किसी भी वृत्त में कितनी भी त्रिज्या आप यहाँ से यहाँ मिलाए ये भी बराबर, यहाँ से यहाँ मिलाए ये भी बराबर, इधर मिलाए ये भी बराबर, कहीं भी मिलाए ये सब बराबर होते हैं। आपको मालूम है कि त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो x हुआ तो दोनों x हो गए। ये सब कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट टाइम लगता है, बाकी करने में कुछ नहीं। अब आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया, देखिए 32। तो हमें मालूम है कि भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी लंब गुणे आधार। 1/2 गुणे इसका बेस और हाइट दोनों x और x ही माना जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा, ये तो कर्ण हो जाएगा फिर, तो वो तो लेंगे नहीं। 1/2 गुणे x², ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये था 32। इधर आप 32 रख दीजिए क्योंकि 32 आपको दिया हुआ था। ये आएगा 32 गुना होके 64। इसका मतलब x² तो आपका 64 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रोक लेते हैं, x का मान अगर चाहिए तो 8 ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन अब आगे हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना था, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं πr², और r यही x ही है क्योंकि यही तो त्रिज्या है। देखिए इसी को त्रिज्या कहेंगे, आप इसको r मानते तो r ही लिख लेते। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर पाई है गुणे r², मतलब ये r का मान तो 8 ही आया, r² यानी x² यही होगा 64, यहाँ 64 रख देंगे तो 64 पाई आंसर आ गया, हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, सी पार्ट में 64 पाई। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आप आई होप इसको समझ गए होंगे, ढंग से इसको कर भी लिए होंगे। अब आप लोग वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहें, फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया यदि राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 60% अधिक है तो श्याम की मासिक आय राम से कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले तो आप ध्यान रखें, इसमें आपको ये अधिक या कम, प्रतिशत में कमी या अधिकता आपको निकालनी है। एक तरह से प्रतिशत में कमी या फिर वृद्धि आपको निकालनी है। ऐसे प्रश्नों के लिए एक सूत्र याद रखें, 100 × A/100 प्लस या माइनस ए। देखिए इसका प्रयोग ऐसा होगा, अब आप देखिए यहाँ पर 60% अधिक है, बोला गया है किसकी आय? श्याम की मासिक आय से राम की मासिक आय 60% अधिक है। तो ये जो 60% अधिक है, गुणे में ऊपर तो 60 ही रखेंगे, ऊपर चाहे कम हो या अधिक हो वही रखेंगे। अब जब नीचे की बात की गई है तो 100 के साथ यही 60 प्लस में होगा या माइनस, ये सोचना है। तो ये 60 प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्ड है, अगर ये कम रहा होता तो -60 ले लेते। ठीक है, तो अधिक है इसलिए बस प्लस लिख लेंगे बस। अब खत्म, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसको 0 0 काट दीजिए, 4 चौके 16 और यहाँ से 25 चौके 100, इसको 2 दूनी 4, 2 3 6, आप देख रहे हैं 75/2। 75 का आधा कितना होता है? 37.5, 37.5%, यही 75 का आधा होता है। तो 37.5 को ऐसे लिखें या फिर देखिए 37 सही 1/2 एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ढंग से सीख गए होंगे कि इसका प्रयोग क्या। ये मैंने आपको प्रतिशत और लाभ हानि पढ़ाते समय वहाँ पर ये सारी बातें समझाई हैं, बताई हैं। तो जिन लोगों को चैप्टर वाइज में समझना हो उसको भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे कहा गया है कि गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। गणित क्या है? निष्कर्षों तक, कॉन्क्लूजन्स तक पहुंचने का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, इसको किसने कहा? तो हेगवर ने कहा, लोक्स ने कहा, या बेंजामिन पियरे ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें गणित निष्कर्षों का विज्ञान है, इस स्टेटमेंट को कहने वाले हैं बेंजामिन पियरे। ठीक है, बस सिंपल सा आपको ये स्टेटमेंट है तो याद रखना है बस किसने कहा।
क्वेश्चन नंबर 9, गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है। यहां पर आपको सोचना है, लॉजिकल वे में आपको चलना है। गणित कौशलों का विकास है, स्किल्स का डेवलपमेंट है ना। तो ये चीज किसने कहा, किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है, इनमें से किस विधि से ये चीज सबसे ज्यादा उपयुक्त बात होगी कि गणित कौशलों का विकास, गणित के कौशलों का विकास। अगर आपको गणित के कौशल यानी स्किल्स आपके अंदर डेवलप करने, आपको गणित डेवलप करनी है, मैथमेटिक्स को अपने अंदर अच्छे से उसका कौशल लाना है, तो कौन सी विधि इसमें सबसे सही होगी। क्या आप देख रहे हैं नीचे दो ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान से, केवल संकल्पनाओं के आधार पर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे गणित डेवलप हो जाएगी। एल्गोरिथम का वर्णन करके, यानी केवल जो कुछ गणित के रूल्स होते हैं इनको बस डेवलप करके इनका वर्णन कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब बचता पहला और दूसरा। पहला क्या है, कक्षा में अभ्यास हेतु, प्रैक्टिस के लिए क्रियाशील, यानी जो क्रियाशील गतिविधियां कराना, एक्टिविटीज कराना। केवल एक्टिविटीज से गणित आपके अंदर, गणित का कौशल डेवलप हो जाएगा, ऐसा असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। तो आप देखिए बी पार्ट राइट आंसर होगा। संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं दोनों, यानी एक्टिविटीज, संकल्पनाओं को, कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनको स्पष्ट किया जाए और फिर अधिक से अधिक अभ्यास किया जाए। मैं आपसे बार बार बोलता हूं इसी चीज को कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके जान पाएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को करने का वहीं पर शॉर्ट वे आपको समझ में आ जाएगा, उन्हीं में कैलकुलेशंस के तरीके निकल के आ जाएंगे और आप उनको बहुत आसानी से डील कर सकेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर ये डेवलपमेंट हो जाएगा और ये कौशल आपके अंदर विकसित हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि गणित के कौशल का विकास कैसे संभव है। वो संभव है संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से आपको अगर स्पष्ट कर दिया जाए, जैसे मैं कॉन्सेप्ट्स को आपको स्पष्ट करता हूँ, समझाता हूँ, फिर आप अगर उनको सीखने के बाद अच्छे से अभ्यास कार्य करते हैं तो आपके अंदर गणित का कौशल विकसित हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या 5 की घात 71 है, प्लस 5 की घात 72 है और प्लस 5 की घात 73 है। इनमें से कौन संख्या पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो पहले इसको सरल करते हैं। तो हर जगह 5 की घात 71 हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 71, 72, 73, यहाँ 71 बार 5, यहाँ 72 बार, यहाँ 73 बार होगा। तो इसका मतलब यहाँ से 71 जब बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा। ये 72 बार में 71 बार हट जाएगा तो 5 कितनी बार बचेगा, 5 एक ही बार बचेगा। तो 5 की घात 1 लिखेंगे, क्योंकि 71 चला गया तो 1 बचा, और यहाँ से 71 चला जाएगा तो 5 पर 2 बचेगा। सिंपल सी बात है। ये 5 की घात 71 अब आपको दिखाई पड़ रहा बाहर, यहाँ 1, 5 एकम 5 और 5 25, 25 और 6 31, यानी 5 की घात 71 गुणे 31। इसी में अब आपका आंसर है। इसी में आपको लॉजिक सेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखिए 30 से तो अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि 30 में क्या है, यहाँ 31 का गुणा जाए 31 और गुणे 5। मिनिमम आपको 31 और गुणे 5 कितने भी हो सकते हैं, 5 तो आप कितने भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 71 बार 5 लिया जा सकता है, इसका तो 71 बार आप ले सकते हैं। तो इससे मतलब नहीं, आप केवल अगर एक ही 5 किनारे कर लें, 31 गुणे 5, देखिए 5 एकम 5, 5 ते 15, तो मिनिमम 155 से तो कट ही जाएगा, और यहाँ 155 दिया था जो कि बी पार्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये संख्या, अगर ऑप्शन में 31 होता तो 31 से कटता, भाई 31 होता, दिया होता अगर ऑप्शन में, तो 31 से ही कट जाता, क्योंकि ये गुणे में है, बटे में 31 होगा, 31 से कट जाएगा, और 31 के किसी भी गुणज से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 होता तो 5 का भी गुणज हो जाएगा, 5 से भी कटेगा, 31 से भी कटेगा। अब या फिर 31 गुणे 5 के किसी भी मल्टीपल से कटेगा। सिंपल सी बात है। तो 31 गुणे 5 155 हो गया, दिया था, आंसर हो गया आपका। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में, तो ये जो 15% है ये दर है आर, आप जानते हैं, में कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप ध्यान रखें, साधारण ब्याज का ये प्रश्न आए, अगर आपसे पूछा गया कितने समय में, टाइम पूछा गया, तो आप क्या करिए, जो भी दिया गया कि कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना ना ये चीज़, तो आप इसको ऐसा मान लें कि उसको गुने को x की जगह मान लें x-1 करके इंटू 100 कर देंगे, और अपॉन में अगर ये दर है दिया तो इसको दर कर देंगे, ये समय मिल जाएगा। इसी का उल्टा अगर देखिए कभी r निकालना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं, यही चीज़ जो कितने गुना हो जाएगा इसमें से 1 कम करके 100 से गुणा करके अपॉन में t इधर आ जाएगा तो r यहाँ पहुँच जाएगा, t से डिवाइड कर देंगे।
यानी अगर यही प्रश्न समय दिया होता और दर के लिए पूछता तो इसमें कर देते, यहां पर उसने समय पूछा है, टी और दर दिया। अब देखिए कैसे होगा, बोला था 4 गुना हो जाएगा, कितना बोला था, कितने समय में 4 गुना, मतलब 4 गुना के लिए तो x का मान 4 रखेंगे, तो 4 में 1 कम करेंगे, इसको फिर 100 से गुणा करके इसके दिए गए दर वाले प्रतिशत से भाग कर दो बस। तो ये हो गया 4 में से गया 3, 300/15, बस इसको काटिए, 15 दूना 30, 20 वर्ष, क्योंकि ये समय है इसलिए कट के आया 20, तो हम बोलेंगे 20 वर्ष में, खत्म काम। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर इसमें सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, फिर उसको लेंदी प्रोसेस से करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सम खटभुज यानी कि एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन खटभुज के लिए, और उसका अंतःकोण जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सम खटभुज मतलब ऐसा खटभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसका अंतःकोण अंदर के जो कोण बनते हैं वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज बताना है, मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन है कोई इस तरीके से, तो इनके ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोण अगर सभी बराबर होंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, इसकी सभी साइड्स अगर इक्वल होंगी हेक्सागन की, तो ये प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगन के लिए प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है, जो प्रत्येक अंतःकोण, इसका सूत्र होता है 2n-4 × 90/n। इसमें से 2 कॉमन करके 180 भी किया जा सकता है, कई जगह ये सूत्र ऐसे लिखा होता है n-2 × 180/n, जैसा आपको मन करे, चाहे ये वाला याद कर लीजिए या ये वाला याद कर लीजिए, आपके ऊपर है। इतना जो भाग इसमें से है ये प्रत्येक अंतःकोण, इसके अंदर के सभी कोणों का योगफल अगर पूछा जाता तो ये केवल बटे में फिर n नहीं लेते, ठीक है, तब 2n-4 × 90 ही कर देते, लेकिन या फिर n-2 × 180 कर देते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे इस तरीके से याद करें चाहे इससे याद करें, एक ही बात है, दोनों सूत्र एक ही है भाई। 2 इसमें से कॉमन कर दिया, 2 90 में गुणा कर दिया तो ये बन गया, तो ये सूत्र आप प्रयोग कर दीजिए। बस देखिए n खटभुज है तो इसमें 6 भुजाएं हैं, इसमें आप जान ही रहे हैं n 6 होता है, अगर हेक्सागन है तो इसकी जगह 6 रखेंगे, 6 - 2 और गुणे 180 बटे में भी आप 6 ही रखेंगे, तो ये कितना आया, 4 × 180 बटे 6, 6 से इसको काट दीजिए, 6 × 18, 30 × 120 डिग्री आंसर हो गया। प्रत्येक अंदर का जो कोण बन रहा है ये 120 डिग्री 120 डिग्री बन रहा है, ये आपको पता चल गया और डी पार्ट में आंसर दिया गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सूत्र भी याद रखिएगा, प्रत्येक किसी भी पॉलीगन यानी बहुभुज के लिए अंतःकोण का सूत्र यही था, और प्रत्येक सभी कोणों का योगफल अगर पूछा जाए, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, जो अंतर कोण बन रहे हैं, अंतः मतलब इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोणों का योगफल अगर ये पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं n-2 × 180, चाहे ये कह लीजिए, या फिर मैंने जो दूसरा बताया था कि 2n-4 × 90 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया, ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य। देखिए 25 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने समझाया है आपको, विभाज्यता के नियम पढ़ाए, वहां पर 25 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया कि अंतिम 2 अंक भी 25 से कटने चाहिए। 55 25 से नहीं कटेगा, 85 भी नहीं कटेगा, इसका अंतिम 2 अंक 90 भी नहीं कटेगा, लेकिन 50 कट जाएगा, तो यही राइट आंसर है, खत्म। 25 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके अंत में भी 25 हो या 25 का मल्टीपल हो। जैसे मैं कहूँ 625 बिल्कुल कटेगा, 650 बिल्कुल कटेगा, 1275 ये भी कटेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1300 ऐसे 1370 क्या ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा 25 से, क्योंकि अंत में 2 जो है ये आपके 25 से कटने वाले होने चाहिए। तो कोई भी संख्या 25 से तभी कटती जब उसके अंतिम 2 अंक 25 हो या 25 का गुणज हो यानी मल्टीपल हो, 25 के टेबल में आते हो तो वो कट जाएगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से ढंग से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप बहुत अच्छे से इनको सीख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इसमें 0.0159 ये आपको संख्या दी गई 0.0159 और इसमें स्थानीय मान बताना है किसका, 1 का।
तो देखिए दशमलव के बाद की संख्याओं का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो बटे 10 बटे 100 ऐसे करते जाते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब ठीक दशमलव की बाद की संख्या का अगर स्थानीय मान बताना, जैसे 0 का बताना होता तो 0/10 होता। ठीक दशमलव के बाद जब अंक शुरू होते, जैसे एक चीज़ ये याद रखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि 3 का आपको बताना है। मान लीजिए ये लिखा है 7.3475, इसमें 3 का बताना है स्थानीय मान, तो 3/10 करना पड़ेगा। ठीक है, जब दशमलव की इधर संख्या होती है तो गुणा करके स्थानीय मान निकालते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन दशमलव के राइट साइड में आप जब बढ़ेंगे तो डिवाइड करेंगे। पहला ही अंक 10 से डिवाइड किया जाता है, दूसरा अंक जो 4 है इसको 100 से करेंगे, इसी तरीके से ये वाला 7 है तो इसको 1000 से करेंगे, ये 10 से 100 से 1000 से 10,000 से ऐसे भाग करते जाते हैं बस। तो सिंपल सी बात है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 कहाँ है, दशमलव के दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब इस 1 का बताना तो बटे में 100 लेना पड़ेगा, तो 1/100 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी पार्ट में दिया गया है। अगर ये ऐसे भी दिया जाता भाग करके 0.01 तो भी आप वही करते, क्योंकि ये मालूम है आपको 1/100 का मान यही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए चित्र में कोण AOB का मान क्या होगा। AOB देखिए जो बन रहा है, AOB आपका 3x बन रहा है, और आपको मालूम है कि ये इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बनने वाला प्रत्येक कोण, ये तीनों कोण अगर ले लिए जाए तो ये 180 होगा, है ना, आप देख पा रहे हैं। तो 180 होगा, इसका मतलब x और 3x और 2x ये मिला के तो 180 होगा। तो ये हुआ कितना, 3 1 4 2 6 6x 180 होगा। तो x कितना होगा, 180/6, 6 18, मतलब x हुआ 30। तो इसका मतलब ये हुआ 30, क्योंकि यहाँ पर था x। देखिए ये 3x है तो 30 3 90, और ये 2x है तो 30 दूना 60, इसका मतलब 30 90 60 ये कोण है। और आपसे पूछा था AOB, A यहाँ है, O यहाँ है, B यहाँ है, यही वाला कोण AOB बनेगा बीच वाला, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो गया, जो कि B पार्ट में दिया गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आराम से कर लेंगे। प्रश्न ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अक्सर ये सब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 7 और 13 के बीच कोई भी दो संख्याएं हो, चाहे वो कोई भी संख्याएं क्यों ना हो, दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, हमेशा आप याद रखें। अनंत परिमेय संख्याएं होंगी किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य, चाहे वो कोई भी संख्याएं क्यों ना हो। ठीक, तो ये ऑलवेज आपको याद रखना है कि दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि 7 6 13 होता है तो 6 पर टिक कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। चलिए आगे देखते हैं। औसत का सूत्र आप सभी जानते हैं कि जो औसत का बेसिक सूत्र होता है वो संख्याओं का ऊपर योग ले लिया जाता है, संख्याओं का योग ऊपर ले लिया जाता है, और बटे में कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं ये लिख देते हैं। तो आप देखिए औसत यहाँ बताया गया 3 संख्याएं हैं, इनका औसत 7 है। तो अगर हम मान रखें औसत की जगह 7 रख दें, संख्याएं 3 है तो कुल संख्याओं की जगह नीचे 3 रख दें, तो ऊपर योग आ जाएगा। 3 संख्याओं का योग आएगा, कितनी संख्याओं का, तो ये 3 इधर बटे में इधर हो जाएगा गुणा, यानी कि ये जो योग आया ये कितनी संख्याओं का होगा, 3 संख्या, क्योंकि इसमें 3 बटे किया गया, 3 संख्याओं का योग आपको मिल गया। 3 संख्याओं का योग हुआ 7 त्रिक 21। फिर यही सूत्र फिर से लगाएंगे, पहली 2 संख्याओं का औसत फिर 4 दिया है, फिर से वही सूत्र हम कहेंगे भाई औसत बराबर, अब 2 संख्याएं हैं उसमें योग बटे संख्याएं कितनी है 2। तो अब यहाँ देखिए औसत 4 है, संख्याएं 2 हैं, अब इन 2 का योग आ जाएगा, तो 2 चौके 8, ये हो गया 8। इसका मतलब यहाँ से जो 2 संख्याओं का योग आया वो 8 आया। 2 संख्याओं का योग वो तो 8 आ गया, 3 संख्याओं का योग 21 है। अब बताओ 2 को जोड़ें, अगर हम 3 संख्याएं ऐसे ही कुछ भी ले लेते हैं, सपोज ये ले लें, हम कहें कि तीनों को जोड़ने पर देखिए 3 4 5 7 12 हो रहा है, और 2 को जोड़ने पर 7 हो रहा है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 12 से 7 घटा लेंगे 5 मिल जाएगा। तो जब 3 संख्याओं को जोड़ा 21 हुआ, 2 संख्याओं को जोड़ा 8 हुआ, इनको ही घटा लेंगे 21 माइनस 8, तो आपका पता चल जाएगा कितना होगा, ये होगा 13। 13 7 20 और 1। ठीक है, तो ये 13 यानी फर्स्ट पार्ट में आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न आपको
अब आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आज मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को, और वीडियोस को लगातार अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।